ओके, लेट्स बिगिन केस सिनेरियो नंबर 31। ठीक है, तो ये भी केस स्टडी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट की मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद की भी सारी शायद पढ़नी पड़ सकती है। रॉयल बैंक ऑफ इंडिया इज़ ए प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, मतलब चलो बैंक की आ गई है। रॉयल बैंक, बैंक से बैंक मतलब अभी है ना, जस्ट ये केस सिनेरियो पढ़ने से पहले ही अभी 2 या 4 मिनट पहले एक फ्रेंड का फ़ोन आया था वो पढ़ने के लिए कि अपन ESG पढ़ेंगे आज। तो वो मुझे बोले 11 बजे बैठेंगे, तो मैंने बोला 11 बजे जल्दी नहीं हो जाएगा, नींद आ जाएगी ऐसा। तो बोले कि देख लेना, अगर सोए नहीं तो अपन पढ़ लेंगे। मैंने अपने स्क्रीन पे टाइम देखा तो ऐसे क्या 22 बता रखा है, तो मुझे लगा 22 यानी 11 तो बज गई। फिर पता चला कि नहीं यार, अभी तो 10 ही बज रही है। मैं क्या है ना कि अभी रिकॉर्डिंग्स बना रहा ले रहा हूँ, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर्स, तो ऐसे क्या मुझे पता नहीं चल रहा टाइम का कि ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है ना। ओके, कोई बात नहीं, ये अलग चीज़ है। क्या सिनेरियो पड़ता है अपन 31 अपना। तो बैंक से याद आया कि वो बंदा बोल रहा है कि मैं अभी बैंक में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे 11 बज जाएगी आज फ्री होने में। वो कोई वर्किंग करता है, बैंक्स में जॉब करता है मेरा फ्रेंड। रॉयल बैंक ऑफ इंडिया इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, रॉयल बैंक है इंडिया का जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। फाउंडेड इन ईयर 1964, 1964 में बन गया था। द बैंक हैज़ 183 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को बैंक के पास में 183 यानी 183 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में फैली हुई है। टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक ऑन 31 मार्च 2024 इज 50,000 करोड़। टोटल डिपॉजिट कितना पड़ा है? 50,000 करोड़ का। द मोटो ऑफ द बैंक इज रॉयल्टी लाइज इन लॉयल्टी। मोटो है बैंक का, रॉयल्टी लाइज करती है लॉयल्टी के अंदर। ठीक है, द स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 आर PK एंड एसोसिएट्स। कौन है हमारे स्टेचुटरी ऑडिटर्स? PK एंड एसोसिएट्स। ठीक है, मैं 2-3 बार इसको हाईलाइट करता हूँ तो वो अच्छे से दिख रहा है ना, एक अलग अलग रंग से दिख रहा है। PK एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, CA, हमें पता है CA होंगे। ठीक है, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है, द ऑडिट मैनेजर ऑफ द फर्म वाइल रिव्यूइंग एडवांसेस नोटिसेस द फॉलोइंग। जो ऑडिट मैनेजर था फर्म का, मतलब जो ऑडिट कंडक्ट कर रहा था, उसने एडवांसेस में देखा द एडवांसेस ग्रांटेड टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को कुछ एडवांसेस ग्रांटेड कर रखे थे, हैव बीन गारंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जिसकी गारंटी किसने ले रखी है? स्टेट गवर्नमेंट ने। हाउएवर सेड एडवांसेस ओवरड्यू सिंस नवंबर 2023। ठीक है, और अपन क्या 31 मार्च पे और खड़े हैं, तो पूरा नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, यानी मोर देन 90 डेज हो गए हैं, ओवरड्यू रह गया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी को हम गारंटी मानते ही नहीं है, और हम इस मिस्टर एक्स को क्या मान लेंगे? NPA। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि ये भाई हमारा क्या है? NPA। ठीक है, तो ये भाई हमारा NPA। फिर सेकंड अपन आ जाते हैं, एज ऑन 24 अप्रैल 2024। ठीक है, 20 अप्रैल को द एडोक लिमिट of account of Mr. Y has not been reviewed even though 120 days of the date of ad hoc sanction were over। ठीक है, तो वैसे इसमें अब ये मिस्टर वाई क्या करे यार, ये तो बैंक का काम है ना। तो है ना, ये हमारा क्या है ना कि ये नॉट एन NPA। तो ये हमारा क्या है? नॉट NPA। ठीक है, हमारा मिस्टर एक्स NPA है, मिस्टर वाई नॉट NPA है। ठीक है, मतलब बेटोक लिमिट से अब मिस्टर वाई क्या ही करेगा, और ये 20/4 को पता चल गई है, लेकिन ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं समझ गया हूँ कि आप समझ गए हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मिस्टर एक्स NPA है और मिस्टर वाई नहीं है, ठीक बात है। फिर आ जाते हैं अपन, फिर नीचे क्या लिखा है? द अबो एडवांसेस। ये जो अबो एडवांसेस है हैव बीन ग्रांटेड बाय मेरठ ब्रांच। कोई एक मेरठ में ब्रांच थी, वहां से ग्रांटेड हुए। हाउएवर दिस ब्रांचेस इज नॉट सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट ऑडिट। और इन ब्रांच में कॉन्करेंट ऑडिट भी नहीं होती। ठीक है, होती है नहीं होती है हमें मतलब नहीं है। अगर हमने एडवांसेस देखे हैं और पता चला है कि भैया ये ओवरड्यू मोर देन 90 डेज है, तो इसको हमने NPA मान लिया है। और एडोक लिमिट में मिस्टर वाई क्या करेगा? मिस्टर वाई की कोई गलती नहीं है, ये तो बैंक को ध्यान रखना था। ठीक है, तो वो NPA नहीं है। फिर आ जाते हैं अपन सेकंड। सेकंड इसमें क्या लिखा है? ठीक है, अब मुझे पता है सेकंड है ना। द बैंक ऑल्सो ग्रांटेड टर्म लोन ऑफ 20 करोड़। 20 करोड़ टू समरथ लिमिटेड। एक समरथ लिमिटेड एक एंटिटी थी, अनलिस्टेड कंपनी है, उसको बैंक ने क्या किया? टर्म लोन दिया है 20 करोड़ का। ठीक बात है, दे सकते हैं, ऐसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है।
कब दिया है? ऑन 1 February 2024 द सैंक्शन लेटर रीड एज फॉलो। और जो सैंक्शन लेटर है, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी, ये भी हाईलाइट कर लो, अनलिस्टेड कंपनी है समरथ लिमिटेड, उसको 20 करोड़ टर्म लोन दिया है और सैंक्शन लेटर में ये कुछ चीज़ें लिखी है। क्या लिखी है? द फैसिलिटी शेल बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ अनसेक्योर्ड लोन्स ऑफ प्रोमोटर्स। जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके रीपेमेंट के लिए है? अनसेक्योर्ड लोन्स ऑफ प्रोमोटर्स के अनसेक्योर्ड लोन के लिए है। अच्छा, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और कितना अमाउंट है? ₹10 करोड़। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। फिर मैं एक और सेकंड लाइन है, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। फिर क्या है? एंड करके दे रखा है। फिर पहला काय के लिए था? जो फैसिलिटी अपन दे रखे हैं, तो वो किसके लिए दे रहे हैं? 10 करोड़ की फैसिलिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर का कोई अनसिक्योर्ड लोन था, उसका रीपेमेंट करना था। कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं, दे दिया। फिर सेकंड, टूवर्ड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर देन लैंड कॉस्ट ऑफ ए कंपनी न्यू ऑफिस सिचुएटेड इन फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, कंपनी का कोई एक ऑफिस है फरीदाबाद हरियाणा में, तो वहाँ के जो न्यू ऑफिस के लिए उसके कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ का लोन दिया है ना, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा है अदर देन लैंड कॉस्ट। मतलब है ना, जमीन के खर्चे के लिए नहीं है ये अदर देन लैंड है ना, तो जमीन का खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम। बाकी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के जो खर्चे होते हैं फरीदाबाद ब्रांच के लिए, जो हरियाणा में सिचुएटेड है, वो अपन कंसिडर करके चलेंगे। 20 करोड़ का लोन दिया है, ठीक है, सैंक्शन किया है, टर्म लोन। द कंपनी हैज यूटिलाइज द फैसिलिटी एज फॉलो एज ऑन 31 मार्च 2024। कंपनी ने कैसे यूज़ किया है भाई साहब? कंपनी को किस नाम से दिया था 20 करोड़ का लोन? कि आपको 10 करोड़ तो ये रीपेमेंट ऑफ लोन्स ऑफ प्रोमोटर करना है, और बाकी का जो 10 करोड़ है आपको क्या के लिए करना है? टूवर्ड द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर देन लैंड कॉस्ट, है ना। तो भाई साहब, इसने तो पहला ही दिखा दिया है कि पहला जो इसने क्या किया, लैंड परचेस के लिए कर लिया न्यू ऑफिस के लिए। ओ भाई साहब, ये तो करना नहीं था भाई साहब। 4 करोड़ ये डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ न्यू ऑफिस। देखो, डेवलपमेंट के लिए हमने पैसे कितने दिए हैं? 10 करोड़, है ना। और यूटिलाइज कितने कर दिए हैं? 11 करोड़। यानी कि अपन मान सकते हैं 1 करोड़ एक्सेस, 1 करोड़ एक्सेस कर दिए ना। तो एक तो जो लैंड नहीं खरीदनी थी, वो लैंड खरीदी, मिस यूटिलाइज कर दिया इसने पेमेंट को 4 करोड़ का। फिर इसको 10 करोड़ दिए थे डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए, इसने 11 करोड़ खर्च किए, मतलब 1 करोड़ मिस यूटिलाइज किया कहीं ना कहीं से। फिर फिर आ जाते हैं, ठीक है, फिर आ जाते हैं रीपेमेंट ऑफ अनसेक्योर्ड लोन्स ऑफ प्रोमोटर। इस काम के लिए तो अपन ने पैसे दिए थे, रीपेमेंट ऑफ अनसेक्योर्ड लोन्स ऑफ प्रोमोटर ₹3 करोड़। इसके लिए अपन ने इसको 10 करोड़ दिए हैं और उसने 3 करोड़ खर्च किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट के अंदर है, और ये सैंक्शन है कि ये काम कर सकता है। फिर क्या किया इसने? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ टेम्परेरीली। तो देखो, इसने क्या किया, 2 करोड़ है ना टेम्परेरीली यूज़ किए, ये इसको अलाउड नहीं था। ठीक है, तो अब ये कहाँ काम में आएगा? ये आप नीचे जब अपन केस पढ़ेंगे तब काम में आएगा। तो इसने क्या है ना, 4 करोड़ एक्सेस जो जहाँ पे यूज़ नहीं करने थे वहाँ पे किए हैं, 11 करोड़ करे हैं, जबकि 10 करोड़ की इसके पास लिमिट थी, इसने 1 करोड़ एक्स्ट्रा किए हैं। रीपेमेंट ये कर सकता था 3 करोड़ का, कोई दिक्कत नहीं है, वो सैंक्शन था। और जो 2 करोड़ थे फिक्स डिपॉजिट में, ये भी इसने अलग से किए हैं, ये मतलब इसको करने नहीं थे। तो मतलब 11 और 4 15, 16 17 18 19 20, 20 करोड़ इसको मिले थे समरथ लिमिटेड को, है ना। 20 करोड़ समरथ लिमिटेड को टर्म लोन के हिसाब से दिए थे अपन ने, और इसको स्पेसिफिक बताया था अपन ने कि ये काम करना है, और उसने कहा ये सारे काम किए, और ये काम में जो जो सैंक्शन थे वो अपन ने एक्सेप्ट कर लिए, और जो जो सैंक्शन नहीं थे तो वो अपन ने अलग से लिख लिए। ये क्यों लिखे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। फिर अपन ने आ जाते हैं, कंपनी के पास टोटल बोरोविंग्स कितनी है? कंपनी टोटल बोरोइंग फ्रॉम ऑल बैंक्स एज ऑन 31 मार्च 2024 इज 60 करोड़। कंपनी के पास टोटल बोरोइंग है 60 करोड़ की। फिर आ जाते हैं आगे, रॉयल बैंक। रॉयल बैंक ऑफ इंडिया इज अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन 100% होल्डिंग ऑफ रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
रॉयल बैंक ऑफ इंडिया एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसने क्या 100% होल्डिंग कर रखी है रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, जिसका स्टेट्यूटरी ऑडिटर कौन है इंश्योरेंस वाली कंपनी का? एके एन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, एके एन कंपनी है, ठीक है। मुंबई बेस्ट फर्म है एक, मतलब मुंबई की कोई फर्म है। ब्रीफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस एस अंडर एज ऑन 31 मार्च 2024। वो अपनी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि वैल्यू ऑफ असेट्स है 700 करोड़, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी 415 करोड़, कैपिटल है 200 करोड़। मिस्टर पी, पार्टनर ऑफ पीके एंड एसोसिएट्स, जो अपनी होल्डिंग का ऑडिटर है, ऑल्सो एक्ट एज ए सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर अंडर द इंश्योरेंस एक्ट। मिस्टर पी जो क्या है ना कि ऑल्सो एक्ट एज ए सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स, सर्वेयर का काम भी करता है और लॉस असेसर का काम भी करता है एज पर इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से। However, he has not intimated or taken permission from the Council of ICAI, ठीक है। इसने कोई प्रायर परमिशन नहीं ली है और ना ही कोई इंटीमेशन दिया है, किसको नहीं दिया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। अब आगे जाते हैं, एकेएन कंपनी, ठीक, एकेएन कंपनी कौन है? हैव नॉट इंक्लूडेड रिपोर्ट इन कारो। एकेएन कंपनी कौन है? जो है ना ये इसकी ऑडिट कर रहा है, किसकी ऑडिट कर रहा है? ये ये क्या है? ये इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिटर बोल रहा है। एकेएन कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिटर हैज नॉट इंक्लूडेड ए कारो इन देयर स्टेट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 फॉर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एकेएन कंपनी बोल रहा है कि मैं अपनी कारों की जो रिपोर्ट है वो स्टेट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट्स में नहीं दूंगा इंश्योरेंस कंपनी में, ये इंश्योरेंस कंपनी केस में, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, कहाँ पे आ रहे हैं अपन? अपन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एज स्टेट्यूटरी ऑडिटर ऑफ समृत लिमिटेड, जो अपन समृत लिमिटेड के स्टेट्यूटरी ऑडिटर थे, अगर अपन समृत लिमिटेड के स्टेट्यूटरी ऑडिटर है ना, बैंक के नहीं, समृत लिमिटेड के, आइडेंटिफाई द एग्रीगेट अमाउंट विच शैल बी रिपोर्टेड अंडर क्लोज 9 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020, ठीक है। कारो के क्लोज 9 में हमको क्या डिस्क्लोज करना है? ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टर्म लोन फॉर द पर्पस अदर देन फॉर विच देवर ऑब्टेंड, ठीक है। कितना अमाउंट हमने अदर देन द पर्पस यूटिलाइज किया है? तो देखो यहाँ पे आ जाओ, अपन ने लिख लिया था। एक तो लैंड नहीं खरीदनी थी, अपन ने लैंड खरीद ली तो फोल्ड किए, प्लस डेवलपमेंट पे 10 करोड़ लगाने थे, हमने 11 करोड़ लगा दिए, यानी 1 करोड़ एक्सेस लगाया, ये भी मिस यूटिलाइज हो गया। तो 4 + 1 5 करोड़। रीपेमेंट किया प्रोमोटर्स के लोन्स का 3 करोड़ का, वो कर सकते थे क्योंकि वो ऑथोराइज था। और जो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, ये भी ऑथोराइज नहीं था, ये लिखा नहीं था। तो 4 + 1 5 + 2 7, है ना। कौन कौन से पॉइंट कंसिडर किए? 1, सेकेंड एंड 4, है ना। और सेकेंड में भी आप ध्यान रखना कि ये सिर्फ 1 करोड़ ही अपन ने लिया है ना, और यहाँ पे कितना लिया है? 4 करोड़ लिया है पूरा। अरे 4 करोड़ लिया है, और यहाँ पे कितना लिया है? 2 करोड़, ठीक है। तो 4 + 1 5 + 2 7, यानी 7 करोड़ का अपन ने क्या किया? मिस यूटिलाइज किया है ना, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। फिर एज एन ऑडिट मैनेजर ऑफ द फर्म, अगर आप ऑडिट मैनेजर ऑफ फर्म के, एडवाइस विच ऑफ एडवांसेज शेल बी क्लासिफाइड एज एनपीए। अच्छा, एनपीए की बात आ गई, तो एनपीए के लिए अपन ने क्या देखा था? भाई ये जो मिस्टर एक्स था, ये तो एनपीए बन गया है ना, मिस्टर एक्स जो था वो एनपीए बन गया है। पर जो मिस्टर वाई था वो नॉट एनपीए, है ना, क्योंकि इसमें मिस्टर वाई की कोई गलती नहीं है, मिस्टर वाई का काम पूरा है, बस ये बैंक की गलती है कि उसने चेक नहीं करी लिमिट्स इस मीन टाइम में। तो हमारे लिए एनपीए कौन है? मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई का कोई रोल नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड आ जाते हैं, वेदर द एक्टिंग एज ए पी एज ए सर्वेयर एंड लॉस असेसर, मतलब है ना, जनरली देखो सर्वेयर लॉस असेसर के लिए ये जो बोल रहे हैं क्लोज 11 पार्ट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, तो क्लोज 11 पार्ट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल किसके लिए होता है? अदर अदर बिजनेस के लिए, है ना, कि अदर देन बिजनेस जो
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा जो भी किसी बिजनेस ऑक्यूपेशंस के अंदर कोई बंदा रहता है, फॉल करता है, तो उसको कुछ जनरल या स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ती है। जनरल परमिशन क्या होता है कि काउंसिल की गाइडलाइन ने जनरल परमिशन दे रखी कि तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो, ठीक है। स्पेसिफिक परमिशन में क्या होता है कि काउंसिल ने बोल रखा है कि हाँ आप काम कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको पहले क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो सर्वेयर और लॉस असेसर का काम है एज पर इंश्योरेंस एक्ट, इसके लिए है ना काउंसिल ने एकदम जनरल परमिशन दे रखी कि आपकी मर्जी हो, आप जब करो, बिना आप इंटीमेशन दिए कर सकते हो। तो इसने बोला है वेदर द एक्टिंग ऑफ मिस्टर पी एज ए सर्वे और लॉस असेसर इज इन वायलेशन। क्या ये वायलेशन है क्या क्लोज 11 पार्ट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल का? तो ये कोई वायलेशन नहीं है, कर सकता है। तो नो, इस जनरल परमिशन फॉर काउंसिल हैज बीन ग्रांटेड। काउंसिल ने क्या दे रखी? जनरल परमिशन दे रखी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फोर्थ वाले पे, वेदर एके एन कंपनी, एके एन कंपनी कौन थी? हमारी इंश्योरेंस कंपनी की ऑर्डर। एके एन कंपनी इज करेक्ट इज नॉट इंक्लूडिंग रिपोर्ट इन कारो इन देयर स्टेटरी ऑडिट रिपोर्ट। तो सही बात है, देखो है ना, मेरे को थोड़ा बहुत याद है तो जिसमें से मैं बता देता हूँ। कारो किस पे एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, वन पर्सन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल कंपनी यानी क्या? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ हो, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 4 करोड़ हो, और जिसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 करोड़ हो, 440 है ना। और फिर शायद 1-1-10 की लिमिट है प्राइवेट कंपनी के केस में, तो वो आप देख लेना। बाकी मेरे को जहाँ तक मेरे को जितना याद आ रहा था उतना मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है। तो इस वजह से क्या है ना, इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल है ही नहीं कारो। तो यस, एकेन कंपनी इज करेक्ट सिंस कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी, है ना। इन्होंने ये पूछा था कि एकेन कंपनी करेक्ट है क्या आपने अपने जजमेंट के अंदर, मतलब कि वो जो इंक्लूड नहीं कर रही कारो के अंदर, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारो एप्लीकेबल ही नहीं है इंश्योरेंस कंपनी पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। तो ये केस सिनेरियो कंप्लीट है अपना। अपन को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से क्या है ना, वीडियो लंबी होती है, ठीक है। लेकिन पढ़ने से क्या है ना, कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि जो क्वेश्चंस पूछने वाला है कैसे क्या है, ठीक है। और जो लास्ट के केस सिनेरियो पढ़ भी अपन इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर अपन बिल्कुल एंड फेज में है ना, तो ऐसा है कि जब अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करते टाइम क्या है ना, कि अपन को पूरे पूरे पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे। मतलब मान लो कि कोई अगर 8-10 लाइन का कोई पैराग्राफ दे रखा है तो अपन को पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी सेम ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग आएगी ना जैसी केस सिनेरियोस की आ रही है। अब एग्जैक्ट केस सिनेरियो तो एग्जाम में या कहीं पे भी इम्पॉसिबल है ना। मतलब इम्पॉसिबल तो क्या है, कभी एक हाथ कोई आ जाए गलती से, लेकिन आएगा तो इसी टाइप से ना। ऐसा ही कोई केस सिनेरियो आ जाएगा एक, मतलब 2-3 पैरा का, बड़ा सा, 10-10 8-8 10-10 लाइन का, और उसको हमको पढ़ के समझना पड़ेगा, और पढ़ के हम समझेंगे भी ऐसे ही जैसे अभी समझ रहे हैं। चाहे कुछ भी लिखा हो, हमको कुछ तो समझ में आएगा, और कहीं तो क्वेश्चन कुछ कोरिलेट होगा अच्छे से। तो इसलिए क्या है ना, अब हम लास्ट के केस सिनेरियो पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर ऐसा कोई केस सिनेरियो लगा जिसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई, तो मैं नहीं पढ़ूंगा खुद भी, ठीक है। इसमें मुझे लगा था पढ़ने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमको पता लगाना था एनपीए के बारे में। और दूसरा क्या पता लगाना था हमको, कि वो जो लिमिट है उसने एक्सीड कर दी थी ना, कि भाई मिस एप्लीकेशन ऑफ लोन्स कर दिया था, कि यहाँ यहाँ यूज़ नहीं करना था, वहाँ वहाँ यूज़ कर लिया। इस वजह से अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो ओके, नेवरदलेस, ठीक है, अपन वापस अभी नेक्स्ट केस सिनेरियो पे मिलेंगे। और ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको केस सिनेरियोस के बारे में। और क्या मतलब, केस सिनेरियोस जो समझा रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मैंने पहला केस सिनेरियो जब पढ़ाया था, और जब अब मैं अभी है ना 30वां केस सिनेरियो या ये 31st वाला जो भी था, मेरे को नंबर याद नहीं रहा है, तो जो भी था ये पढ़ा रहा हूँ ना, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन अपने आप में मैं महसूस कर पा रहा हूँ। कि पहले केस सिनेरियो में क्या है ना, कि मेरे को खुद को थोड़ा सा हेजिटेशन था, पर अब क्या है ना, कि अब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो ऐसे मेरे को याद आती जा रही है चीज़ें, याद आती जा रही है चीज़ें। तो ऐसा आपके साथ भी होगा कि जब है ना आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, तब है ना चीज़ें आपको ऐसे पता नहीं चलेगी, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली करते जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या है ना, कि इसे रिकॉल होती रहेगी कि हाँ यार, ये बहुत इजी इजी गोइंग्स है, कोई लफड़े वाला काम नहीं है अल्टीमेटली। तो ठीक है, कंप्लीट है अपना। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।